हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज हम चर्चा करेंगे रेडियो सक्रियता के बारे में, रेडियो एक्टिविता के बारे में बात करेंगे, अल्फा किरण या बीटा किरण या गामा किरण के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये आपका चैप्टर कौन चल रहा है बच्चों, चैप्टर 13 चल रहा है, नाभिक चल रहा है। और इसमें हम क्रम से आपको वीडियोस दे रहे हैं, जिसमें ये आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं, या कि क्वेश्चन आ जाएगा बैकरल किरणों के गुण लिखो, या तो अल्फा किरणों के गुण लिखो, बीटा किरणों के गुण या गामा किरणों के गुण। इसमें किस प्रकार से आवेश होता है, इनका संकेत क्या होता है, इनके तुलना कैसे की जाती है, ये सब कुछ हम आज क्लियर करेंगे। देखो, थ्योरी हम पूरा करा देते हैं, क्वेश्चन जब आएगा बच्चों इनके बीच से ही क्वेश्चन उठाता है, अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हालांकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज भी चलाते थे और आगे भी हम चलाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। तो उसमें हम बताएंगे किस प्रकार से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों रेडियो सक्रियता, जिसे रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविता कहते हैं। तो हमारे वैज्ञानिक हेनरी बैकरल साहब आए, जो 1896 में, कब 1896 में, भाई इसके पहले ये जो रेडियो सक्रियता की कोई आविष्कार नहीं हुई थी, कोई इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं। लेकिन 1896 में कौन आए, हेनरी बैकरल, हेनरी बैकरल। ठीक है, थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको तैयार करना है, रटना नहीं है भाई, कुछ सन वगैरह तो याद ही करना पड़ेगा। 1896 में हेनरी बैकरल साहब आए और उन्होंने कहा कि जैसे हमारा जैसे यूरेनियम है, या यूरेनियम का कोई लवण है, यूरेनियम का लवण, इसे यदि किसी स्वतंत्र स्थान पर रख दिया जाए, उन्होंने भाई साहब ये निष्कर्ष निकाला। भाई पहले उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद एक ऐसा भी चीज पाया कि भाई साहब जो हमारा यूरेनियम का लवण है, ठीक है, इसका प्रयोग भी हम अभी आपको समझाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। तो यूरेनियम का जो लवण है, इससे स्वतः ही कुछ ऐसे किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये जो भाई हमारा यूरेनियम का लवण है, इससे कुछ किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? किरणें निकलती हैं। 1896 में हेनरी बैकरल साहब आए, उन्होंने कहा यूरेनियम का जो लवण है, इससे कुछ स्वतः ही किरणें निकलती हैं, ठीक है, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करती हैं। इन किरणों को इनके नाम के ही आधार पर बैकरल किरणें दे दिया गया बच्चों। क्या बोला गया? बैकरल किरणें। ठीक है, तो यहां पर हम इनके नाम पर ही बैकरल किरणें, अभी हम इनका प्रयोगात्मक अध्ययन भी करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने रेडियो सक्रिय पदार्थ लेकर के और यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज की। तो 1896 की बात है, हेनरी बैकरल साहब प्रयोग कर रहे थे यूरेनियम के लवण पर, और उन्होंने देखा कि भाई साहब जब हम यदि इसको किसी स्वतंत्र स्थान पर भी रख देते हैं, फिर भी यहाँ से कुछ किरणें निकल रही हैं। ठीक है, इन किरणों को बैकरल किरणें कहा गया। इसके बाद जैसे हम बात कर लें कि बैकरल किरणों की तो खोज हो गई, इसी आधार पर आगे चलकर 1898 में, 2 साल बाद, हमारे पियरे क्यूरी साहब आए। कौन? पियरे क्यूरी। इन्होंने और इनके साथ मैडम क्यूरी, ये दोनों साथ में अपने प्रयोग में कोल तार और पिच ब्लेंड, कोल तार और पिच ब्लेंड के माध्यम से इसमें एक नए तत्व रेडियम की खोज की। देखो भाई, ये सब लिखते चलना, कुछ चीजें मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं नोट करेंगे। यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आपको ही दिक्कत जाएगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। अभी हमने पृष्ठभूमि हम तैयार कर रहे हैं कि 1896 की बात है, हेनरी बैकरल साहब ने यूरेनियम के लवण से देखा कि कुछ किरणें स्वतः ही निकलती हैं, जिसे हम बैकरल किरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 1898 में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी जी आए। इसी सिद्धांत पर कोल तार और पिच ब्लेंड से एक रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज कर दिए।
ठीक है। इसके बाद भी जैसे पोलोनियम, थोरियम, एक्टीनियम आदि जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई। तो 1896 के पहले किसी भी प्रकार से रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज नहीं हुई थी। ये एलिमेंट सबसे पहले हमारा शुरुआत कहाँ से होता बच्चों, यहाँ से हेनरी बैक्यूरेल से 1896 से। इन्होंने बताया कि भाई साहब यूरेनियम जैसे हमारा पदार्थ है ये क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्यों कहा गया, क्योंकि भाई साहब ऐसे पदार्थ जिनसे रेडियो एक्टिव किरणें अर्थात बैक्यूरेल किरणें स्वतः निकलती रहती हैं, अपने आप उत्सर्जित होती रहती हैं, उन पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर रेडियो सक्रियता है, तो जो रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिविता है, ये एक प्रकार की घटना है। हमने क्या कहा कि एक ऐसा पदार्थ जिससे बैक्यूरेल किरणें स्वतः निकलती हैं, उन पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल आप लोग लिखते चलो, मैं आपको समझा रहा हूं, वीडियो को पुश करो, लिखो रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं। किसी भी पदार्थ से स्वतः बैक्यूरेल किरणें निकलती है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। या ऐसा पदार्थ जिससे रेडियो एक्टिव अर्थात बैक्यूरेल किरणें, है ना, ऐसा पदार्थ जिससे बैक्यूरेल किरणें स्वतः निकलती रहती हैं, स्वतः उत्सर्जित होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और किसी पदार्थ से बैक्यूरेल किरणें निकलने की जो घटना है वो रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता कहलाती है। तो आप लोग दो परिभाषा अभी लिख लें, जैसे मैंने अभी आपको पृष्ठभूमि यहाँ पे बताया, ये चीज तो लिख लिए होंगे, क्योंकि यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव आता है कि भाई बैक्यूरेल किरणों की खोज किसने की, हेनरी बैक्यूरेल ने की। कब की, 1896 में की। किससे प्राप्त किया, यूरेनियम के लवण से किया। रेडियम की खोज किसने की, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी। कब, 1898 में। इन्हीं आधार पर भाई ने नोबेल पुरस्कार भी मिला था, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को। ठीक है। अब बच्चों यहां से आप दो परिभाषा और लिख लिए होंगे, क्या, कि भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिससे बैक्यूरेल किरणें स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं। अब बैक्यूरेल किरणें मतलब अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, उसी चीज के लिए बना हुआ है कि भाई साहब बैक्यूरेल किरणें स्वतः उत्सर्जित हो जिस पदार्थ से, उसे हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे। और यदि किसी पदार्थ से स्वतः ही बैक्यूरेल किरणें निकलती है तो उस परिघटना को, उस घटना को रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता कहते हैं, जिसकी परिभाषा ऊपर लिखी हुई है। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा अत्यधिक सक्रिय विकिरणों का स्वतः उत्सर्जित होने की क्रिया रेडियो सक्रियता कहलाती है। अब इनके प्रयोग को समझना है कि भाई रेडियो सक्रिय पदार्थ को लेकर के बैक्यूरेल साहब ने किस प्रकार से प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज की और अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बारे में बताया। तो जो बैक्यूरेल का प्रयोग है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ को लेकर है, और उन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें लिया था यूरेनियम के लवण, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट को। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर रेडियो सक्रिय पदार्थ है। सन 1896 की बात है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल साहब यूरेनियम के लवण पर प्रयोग कर रहे थे। वो लवण था पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, और उन्होंने बताया कि भाई साहब जब इसको हम किसी भी पदार्थ पर रखते हैं तो यहां से स्वतः ही उत्सर्जित होता है, अपने आप उत्सर्जित होता है। तो उन्होंने जब प्रयोग किया तो पाया कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है इससे स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होती है, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। साथ में एक विकिरण जो होती है, ये जो किरणें होती हैं, ये गैसों को आयनित कर देती हैं, ठोस पदार्थों को भेद देती हैं। तो इसके अध्ययन करने के लिए भाई बोला कि यार इनमें किरणें तो निकलती हैं, तो कुछ किरणें तो धनात्मक भी हो सकती हैं, कुछ किरणें ऋणात्मक भी हो सकती हैं, कुछ किरणें उदासीन भी हो सकती हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक विद्युत सेल लगा दिया। भाई यहां पर इस एक पात्र में, एक बॉक्स में क्या रखा, खुला बॉक्स है, ऊपर नीचे मतलब बंद है लेकिन ऊपर खुला है। खुले भाग पर जहां से ये जो किरणें निकल रही हैं इस पर एक सेल लगा दिया। सेल का एक कैथोड और एक एनोड है, एक भाग ऋणात्मक है, एक भाग धनात्मक है। तो देखा कि जब रेडियो सक्रिय पदार्थ निकल रहा है, यहाँ से विकिरण मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ से विकिरण निकल रहे हैं, किरण निकल रहे हैं, बैक्यूरेल जिसे किरण कहते हैं, ये किरणें बच्चों कुछ तो यहाँ पे ऋणात्मक, जहां पे आवेश है उधर ये क्या हो रही है, मुड़ रही है या आकर्षित हो रही है,
कुछ विकिरण इधर धनात्मक भाग की ओर यानी धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं, कुछ ऋणात्मक अर्थात ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो गई, है ना, और कुछ किरणें किधर धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो गई, और कुछ किरणें सीधे निकल जाती हैं जो विक्षेपित ही नहीं होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई किरण है वो ऋणावेश की ओर जा रहा है, तो ऋणावेश की ओर क्यों जाएगा, इसके पीछे का कारण क्या होगा, क्योंकि उस पर ऋणावेश नहीं होगा, उस पर कहीं ना कहीं धनावेश होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि ऋण ऋण को आकर्षित करेगा, ऋण ऋण को आकर्षित कर ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए माना गया कि जो अल्फा किरण है वो धनात्मक किरणें हैं जो कि ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। वैसे तो कहा जाए कि सर हम कैसे कह सकते हैं अल्फा किरण है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका नाम नहीं होता, उसका नाम बाद में रखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जो किरणें निकली तो एक ऋणात्मक की ओर और एक किरण धनात्मक की ओर, कुछ किरणें सीधे चली गई, तो इनको 3 भागों में बांटा गया, अल्फा बीटा गामा किरण नाम दे दिया गया, सिंपल है। और उन्होंने ये बताया कि हम यदि इसको अल्फा दे रहे हैं, भाई अल्फा दे दिए, एक को बीटा दे दिए, एक को गामा दे दिए। आवेश बाद में बताया कि भाई ये जो किरणें हैं इनको हम अल्फा किरण कह तो रहे हैं, लेकिन ये ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस पे धनावेश होगा। आप सिंपल तरीके से समझो ना कि धनावेश किसमें होगा, धनावेश क्यों होगा भाई साहब, इसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि ये ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, अर्थात विपरीत आवेश में ही आकर्षण हो सकता है। यदि हम बात करें समान आवेश की तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए तो यहां से प्लस वाला प्रतिकर्षित होकर इधर चला गया, समझ रहे हैं भाई साहब, सॉरी माइनस वाला, और माइनस इसलिए बीटा किरण को दिया गया। जो हमारा ऋणात्मक प्लेट है, इस ऋणात्मक प्लेट पर एक ऐसी किरणें आकर्षित हो रही, विक्षेपित हो रही हैं जिनमें कहीं ना कहीं धनात्मक आवेश होगा, अर्थात धन आवेश होगा, और इसीलिए अल्फा किरण को धनात्मक माना गया है। तो इस प्रकार से बच्चों इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अल्फा किरण बीटा किरण का नाम क्यों दिया गया। अब ये मत कहना कि सर अल्फा बीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने आपको सादा एग्जाम्पल दे दिया कि भाई बच्चा पैदा होता उसका नाम नहीं होता। इसकी खोज जब हुई तो इनका नाम नहीं था, बस ये किरण है, इनको बांटा गया अध्ययन करने के लिए कि कुछ किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर आ रही हैं, मतलब इसमें धनावेश होगा जिसे अल्फा किरण कह दिया गया। कुछ किरणें विद्युत सेल के धनात्मक प्लेट की ओर आ रहा है, मतलब विक्षेपित हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें ऋणावेश होगा जिसे बीटा किरण दिया गया। और जिनमें कोई आवेश नहीं है, जो सीधा सीधा चला जा रहा है फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो उन्हें हम गामा किरण दे दिए। अब जब इसमें कोई आवेश नहीं हो तो इसे क्या बोलेंगे, उदासीन बोल देंगे। इस प्रकार से बच्चों अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों की परिभाषाएं भी आप लिख सकते हैं। वे किरणें जो विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो गई उन्हें अल्फा किरण नाम दिया गया। वे किरणें जो धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुई उसे हम बीटा किरण कहें, और वे किरणें जो प्रभावित नहीं हुई विद्युत क्षेत्र से, वो जो सीधे चली जाती हैं, उन्हें हम गामा किरण कहते हैं। ठीक, अब इसका हिंदी लिखना है तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यही सिलेबस सेम मैंने 11th क्लास में भी कराया है। जो बच्चा 11th क्लास में पढ़ा वो चीज़ यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं, जो मैंने समझाया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, बस स्क्रीनशॉट के लिए समय दे रहा हूँ, बाकी तो मैं आपको समझा दिया हूँ सब कुछ बच्चों। ठीक है, इसके बाद अल्फा किरण, यहाँ पर यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को लेड ब्लॉक में रखकर विभिन्न विकिरण को विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर प्राप्त किया जाए तो 3 प्रकार से विकिरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेड ब्लॉक में रखकर, एक बॉक्स में, लेड मतलब शीशा है, कांच का एक पात्र है, उसमें रख दिया गया, और भाई हम जानते हैं कि यदि पदार्थ को रख दिए तो स्वतः ही विकिरण निकलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। अब इससे विद्युत क्षेत्र लगाकर ये पता किया गया कि किस प्रकार से किरणें निकल रही, तो 3 प्रकार की किरणों को उन्होंने विभाजित कर दिया था, अल्फा किरणें, बीटा और गामा। अल्फा कौन, जो ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो गई, आकर्षित हो गई, है ना, ऋणात्मक की ओर, इसलिए इस पे धनावेश हम मानकर चलेंगे। बीटा किरणें जो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो गई, इन्हें हम बीटा किरणें मानेंगे, लेकिन इस पर चार्ज ऋण होगा। गामा किरण जो बच्चों सीधे सीधे चल जाती हैं, जो विक्षेपित नहीं होनी, उन्हें गामा किरणें कहा गया। भाई 3 ही प्रकार हो सकता है ना। अब मेन मुद्दा आता है बच्चों कि इन किरणों की विशेषताएं, कभी कभी 12th क्लास में एक क्वेश्चन बनता है, अभी इसके बारे में हम पूरा डिफरेंस तैयार करेंगे, लेकिन एक हमारा क्वेश्चन बनता है
ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बैकरल किरणों के गुण। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बैकरल किरणों के गुण। ठीक है भाई, आप अल्फा किरणों के गुण, बीटा किरणों के गुण, गामा किरणों के गुण, इन तीनों का गुण आप तैयार करेंगे ही, साथ में इसका डिफरेंस तैयार करेंगे। तो चाहे आप डिफरेंस तैयार कर लो, चाहे आप गुण तैयार कर लो अल्फा बीटा गामा की, लेकिन पहले आप बैकरल किरणों के गुण लिखोगे। तो पहला नंबर लिखोगे आप लोग, ये किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती हैं, स्वतः ही निकलती हैं। ठीक है, बिल्कुल आप डिटेल में लिखेंगे कि जो बैकरल किरणें हैं स्वतः निकलती हैं। ठीक है, दूसरा नंबर लिखना है आपको कि ये किरणें कहां से निकलेंगी, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ से ही के यौगिक से ही प्राप्त होते हैं। तो ये किरणें रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ के सभी यौगिकों में से निकलती हैं। ये किरणें, पहला नंबर क्या लिखना है, ये स्वतः निकलती हैं। जो आपकी बैकरल किरणें होती हैं ये रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी प्रकार की यौगिकों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इन किरणों पर, तीसरा नंबर आपको लिखना है, इन किरणों पर पदार्थ के ताप तथा अन्य भौतिक और रासायनिक अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन किरणों पर पदार्थ के ताप, यानी पदार्थ का ताप कितना है, इसका गलनांक क्वथनांक कितना है, इसकी आयनन ऊर्जा कितनी है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी है, भौतिक गुण रासायनिक गुण इनका क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं होता किरणों पर। तो किरणों पर भैया इनके भौतिक या रासायनिक अवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो बैकरल किरणें होती हैं वो 3 किरणों से मिलकर बनी होती हैं। चौथे नंबर में लिखना है, जो बैकरल किरणें होती बच्चों वो 3 किरणों से मिलकर बनी होती हैं। अल्फा कण है ना, या हम बीटा कण की बात कर लें, चाहे हम गामा कण की बात कर लें, तो 3 किरणों से मिलकर बनी होती हैं बैकरल किरण। क्वेश्चन बनता है बैकरल किरणों के गुण। तो बैकरल किरणों के गुण में आप लिखोगे ये स्वतः निकलती हैं। ठीक है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ के सभी प्रकार की यौगिक से निकलती हैं। इन किरणों पर जो पदार्थ होता है उसके ताप या अन्य भौतिक रासायनिक अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो किरणें होती है बैकरल किरणें, 3 प्रकार से किरणें, जैसे अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण या गामा किरण से मिलकर बनी होती है। इतना क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों। बैकरल किरणों के गुण, कोई दिक्कत तो नहीं है, तैयार कर लेना आप लोग। अब बात कर लेते हैं बच्चों अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणों के गुण के बारे में। तो गुण हम एक साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि चाहे आप अलग अलग इनका गुण लिखो, चाहे आप एक साथ गुण लिख करके इनका तुलना कर लो। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा सा भी यहाँ पे फोकस करते हैं तो याद हो जाएगा। पहला नंबर ये है कि भाई आवेश एवं द्रव्यमान के आधार पर अल्फा, बीटा और गामा। तो यदि देखा जाए अल्फा किरण की, तो आवेश एवं द्रव्यमान के आधार पर इनके कणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश तथा द्रव्यमान 4 इकाई का होता है। कुल मिलाकर के इसको हम यदि संकेत के रूप में दर्शाएं तो ये हीलियम होता है, परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान 4 होता है। तो 2 इकाई यहाँ पर धनात्मक आवेश और द्रव्यमान 4 इकाई होता है। ठीक है, ये चीज आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीटा किरण की। तो बीटा किरण में इनके कणों में 1 इकाई ऋणात्मक आवेश तथा द्रव्यमान नगण्य होता है, मतलब 0 के बराबर होता है, मतलब 1 ऋणात्मक इकाई और द्रव्यमान बिल्कुल 0 होता है बच्चों। ठीक है, यदि हम गामा किरण की बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। इन पर कोई द्रव्यमान नहीं होता, ना तो कोई आवेश होता है, उदासीन होते हैं, तो इन पर 0 लिखेंगे। तो ये दूसरा डिफरेंस हो जाएगा। यदि ये तैयार है तो आपका भाई साहब 2 गुण आपको क्लियर हो गया कि भाई साहब जो अल्फा किरण है इनके कणों का 2 इकाई धनात्मक आवेश तथा 4 इकाई द्रव्यमान होता है। इनमें 1 इकाई ऋणात्मक जो कण है उसमें 1 इकाई ऋणात्मक आवेश, द्रव्यमान 0। इनमें भाई ना तो कोई यहाँ पर आवेश है और ना ही कोई इसमें द्रव्यमान होता है। तो पहला आपका देख लो यही डिफरेंस है। दूसरा आपका ये जो मैंने संकेत के रूप में बताया है। गुण में भी यही लिखना है, जो मैं अभी तीनों का अलग अलग गुण कर रहा हूं वो आपको है ना एक साथ लिखना है। यदि अल्फा किरण की पहचान की जाए तो कैसे करोगे, हीलियम नाभिक से। यदि हीलियम नाभिक है उसमें अल्फा किरण निकलेगा। यदि बच्चों इलेक्ट्रॉन है तो बीटा किरण।
ठीक है, माइनस है, ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। और यदि उच्च ऊर्जा के विकिरण है तो वो गामा किरण, ये उनकी पहचान है। तो पहचान कैसे पहचानेंगे भाई, हीलियम नाभिक है तो अल्फा किरण, बीटा किरण की यदि बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन है, उच्च ऊर्जा के विकिरण है तो मतलब गामा किरण है। यदि वेग की बात की जाए तो जो अल्फा किरण है इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 गुना होता है। यही गुण है, लगातार आप गुण लिखेंगे तो पहला गुण अल्फा किरण में लिख देंगे कि भाई इसमें जो आवेश है 2 इकाई होता है, द्रव्यमान 4 इकाई का होता है। इसका संकेत ये होता है, इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 गुना होता है। लेकिन जब हम बीटा किरण की बात करते हैं, बीटा कणों की बात करते हैं, तो उनका जो वेग होता है प्रकाश के वेग के लगभग समान होता है। चाहे आप इनका अलग अलग गुण लिखो, चाहे आप एक साथ बढ़िया तुलना कर दो, तो एक साथ में क्या होगा, तैयार हो जाएगा। और जो आपके गामा किरण होते हैं इनका भी वेग लगभग प्रकाश के वेग के समान ही होता है, अलग से नहीं होता है। ठीक, अच्छा अगला नंबर देखो, आयनीकरण क्षमता। उच्च गतिज ऊर्जा के कारण उच्च आयनीकरण क्षमता होती है। गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है, इसलिए इनकी जो आयनीकरण क्षमता है उच्च होती है। और जो बीटा किरण है इनकी क्षमता कम होती है, लेकिन जो गामा किरण है बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ठीक है, जो हमारा आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों की बात करें तो 100 गुना ज्यादा, और गामा से, बीटा से 100 गुना और गामा से 1000 गुना होता है। ठीक है, ये चीज होता है बच्चों। ठीक, अगला नंबर देखो, भेदन क्षमता। बड़े आकार व अधिक द्रव्यमान के कारण न्यूनतम होती है, मतलब कण बड़े हैं इसलिए भेदन क्षमता न्यून होती है। देखो कण जितना छोटा होगा उतना आसानी से वो किसी चीज को भेद सकेगा, ये सिंपल है। तो जैसे यदि बात करें अल्फा कण, तो अल्फा कणों का आकार बड़ा है इसलिए इसकी भेदन क्षमता थोड़ा सा कम होती है। लेकिन जो बीटा किरण है ये थोड़ा सा 100 गुना ज्यादा भेदन करता है। और उच्च वेग के कारण जो गामा किरणें हैं इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। फोटोग्राफिक प्लेट की बात करें तो ये प्रभावित करते हैं, जो बीटा किरण है सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और जो गामा किरणें हैं बहुत कम प्रभावित करते हैं। और ये आपका ZNS स्क्रीन पर प्रतिदीप्त, यानी प्रतिदीप्त का मतलब कलर उत्पन्न करना। तो जो अल्फा किरण होते हैं गतिज ऊर्जा का मान उच्च होता है, इसके कारण से अत्यधिक मात्रा में ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। और जो बीटा किरण होते हैं इनके गतिज ऊर्जा का मान थोड़ा सा कम होता है, इसके कारण से कम प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। और गामा किरण तो और ही बहुत कम उत्पन्न करते हैं। तो ये कुछ होता है बच्चों। यदि ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा लगभग सबसे कम किसकी होती है, अल्फा कणों में ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, बीटा किरणों में ऊर्जा अधिक होती है और गामा किरणों में ऊर्जा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेना कि जो ऊर्जा की बात की जाए तो अल्फा कणों की, आप अल्फा किरणों की ऊर्जा कम होती है, बीटा किरणों की थोड़ी सी अधिक और गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। तो ये कुछ प्रमुख डिफरेंस है जिन्हें आपको तैयार कर लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो आप लोग, ये मत परेशान होना कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया करो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। हैंड रिटन नोट्स लेना है क्लास 12 का तो आप कॉन्टैक्ट नंबर 968529 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।